वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपके लिए एक नया प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। पिछला जो प्रश्न पत्र हमने हल कराया था उसी प्रश्न पत्र जैसा ही दूसरा प्रश्न पत्र आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप की तैयारी अच्छी चल रही है ऐसी मेरी आशा है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए बड़ा ही खुशी का विषय है कि आप अपने विषय को लेकर गंभीर हैं। हम आपकी निरंतर तैयारी में सहयोग कर रहे हैं। हम आपके लिए हमने आपसे वादा किया था पहले कि हम जब तक आपका केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र बोर्ड का हो नहीं जाएगा तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी हमारी आशा है आपसे। खूब अच्छे से तैयारी करिए। आपसे कोई चार्ज नहीं है, कोई आपसे पैसा नहीं पड़ना है। केवल आप तैयारी करिए, अच्छे अंक लेकर आइए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हम आपके लिए जो नया प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, मेरी 100% गारंटी है इस बात की कि जो बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें से अधिकांश प्रश्न हमारे ही प्रश्न पत्र से होंगे। ये बिल्कुल आप मान लीजिए, 100% आपको मिलेगा। ये है आपका प्रश्न पत्र। समझ में आई बात भैया? तो आइए हम इस प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करते हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। तो देखिए भैया, हम फिर आपको बता रहे हैं, प्रश्न पत्र के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट में आपको अपना पूरा पेपर जो आपको मिलेगा, एक एक प्रश्न आपको एक एक प्रश्न आपको पढ़ना है खूब ध्यान से। अच्छे से आप ऊपर से लगाकर नीचे तक पूरे पेपर को आप ध्यान से पढ़िए, शुरू से अंत तक, ठीक है? जिससे आपको एक अनुमान हो जाएगा कि हमारा पेपर कैसा है, इसमें कितने ऐसे प्रश्न हैं जो हमें अच्छे से आते हैं, आप उनको कितना अच्छे से लिख सकते हो इसका भी अनुमान आपको लग जाएगा। तो इसलिए 15 मिनट का जो समय आपको सरकार दे रही है, आपको यूपी बोर्ड दे रहा है, एमपी बोर्ड दे रहा है, राजस्थान बोर्ड दे रहा है, बिहार बोर्ड दे रहा है, उस समय का आप पूरा प्रयोग करिए प्रश्न पत्र को पढ़ने में। 3 घंटा आपको प्रश्न पत्र हल करने का समय मिलेगा। 2 घंटा 50 मिनट में आप पूरे प्रश्न पत्र को हल करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करिए, ताकि लास्ट में जो आपको 10 मिनट का समय मिले, उस 10 मिनट में आपने जो लिखा है उसको पुनः चेक कर सकें। तो आइए भैया, हम चलते हैं प्रश्न पत्र पर। तो उत्तर संख्या 1 आप डालेंगे अपनी कॉपी पर, का जो भी इसमें विकल्प सही हो वो आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? श्यानता है, पृष्ठ तनाव है, प्रकाशिक घूर्णन है, परासरण दाब है। तो अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है? किसी भी पदार्थ का वह गुण, ठीक है? अब ये अणुसंख्य गुणधर्म जो है ये विलयन से संबंधित है। तो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर जो निर्भर करे गुण, वही उसका होता है अणुसंख्य गुणधर्म। तो देखिए भैया, इसमें हमने पहला विकल्प दिया है श्यानता, दूसरा दिया है पृष्ठ तनाव, तीसरा है प्रकाशिक घूर्णन और चौथा है परासरण दाब। तो जो परासरण दाब है ये विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अणुओं की संख्या बढ़ती है तो परासरण दाब बढ़ जाता है। यानी विलयन अगर गाढ़ा है तो उसका परासरण दाब अधिक होगा, विलयन अगर तनु है तो उसका परासरण दाब कम होगा। तो सही विकल्प है आपका परासरण दाब। समझ में आई बात भैया?
अब आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। हमेशा याद रखिए कि प्रथम कोटि की अगर अभिक्रिया है तो उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा, समझ में आई बात, ये होती है। तो यहाँ पर समय आपका सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रति सेकंड। समझ में आई बात, तो यही विकल्प आपका सही है। फिर तीसरा प्रश्न कहता है कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। तो भैया याद रखिए कि स्कैंडियम, अगर हम 3D श्रेणी में चल रहे हैं, यानी जो प्रथम लैंथेनाइड श्रेणी है जिसे 3D श्रेणी कहा जाता है, 3D श्रेणी में जो पहला तत्व है स्कैंडियम और जो अंतिम तत्व है जिंक, ये दो तत्व ऐसे हैं जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं करते हैं। स्कैंडियम की ऑक्सीकरण संख्या निश्चित है और वो है +3, और जिंक की ऑक्सीकरण संख्या निश्चित है जो कि है +2। इसके अलावा इनकी कोई ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए आपका विकल्प एक सही है। टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, ये सब परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये सही नहीं है। अगला है, कहता है ल्यूकास अभिकर्मक है। ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो भैया याद रखिए, जो ल्यूकास अभिकर्मक है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल जिंक क्लोराइड, इन दोनों का जो मिश्रण है वही ल्यूकास अभिकर्मक बोला जाता है। तो आपका विकल्प एक सही है। समझ में आई बात? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। फिर अगला कहता है रोजनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में रोजनमुंड अभिक्रिया पर एक वीडियो बनाया है, आप जाके वहां देख सकते हैं कि रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है। मैं यहाँ पर सही विकल्प का चयन कर रहा हूं। तो भैया मैं आपको बता दूं कि रोजनमुंड अपचयन द्वारा हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर अगला कहता है कि एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई है। यानी नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक विकल्प के निर्माण की संरचनात्मक इकाई एमिनो अम्ल है। वो कौन सा विकल्प है? वो विकल्प है भैया प्रोटीन। यानी एमिनो अम्लों के संघनन से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन की जो संरचनात्मक इकाई है वो एमिनो अम्ल है, इसलिए प्रोटीन विकल्प आपका सही है। कार्बोहाइड्रेट गलत है, लिपिड गलत है, विटामिन गलत है। बात समझ में आई भैया? तो देखिए भैया, प्रश्न 2 का क्या कहता है? कहता है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलारता की गणना कीजिए। यानी जो ये विलयन तैयार हुआ, इस विलयन की मोलारता आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे हम इसे, कैसे हल करेंगे? तो देखिए भाई, ये नीचे हल मैं इसका दे रहा हूं। तो इसमें सोडियम जो क्लोराइड है ये घोला जाता है किसमें? जल में। तो जिसे घोला जाता है वो विलेय होता है, जिसे घोला जाता है वो विलेय होता है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। तो सोडियम क्लोराइड घोला जा रहा है, तो यह सोडियम क्लोराइड विलेय हुआ। क्या हुआ भैया? विलेय हुआ। ठीक है। जल में घोला जा रहा है तो जल क्या हो गया? विलायक हो गया। बात भैया समझ गए? तो 2 चीजें हैं, एक विलेय है और दूसरा विलायक है। हमें मोलारता याद करनी है। समझ में आई बात?
तो मोलरता की परिभाषा क्या है, पहले आप ये भी जान लीजिए, पूछ सकता है आपसे मोलरता किसे कहते हैं, है ना। तो हम साथ में आपको ये भी तैयार करवा देते हैं। मोलरता की परिभाषा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। क्या हमने कहा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। फिर आप जान लीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। समझ में आई बात। इसे कैपिटल M से प्रकट किया जाता है और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम 2 विधियों से लगा सकते हैं। ठीक है, आपको जो विधि पसंद आए, जो अच्छी लगे, आप उसका प्रयोग कर लीजिए। ये मैं इधर प्रथम विधि दे रहा हूं, यानी फर्स्ट मेथड है ये, प्रथम विधि, कि जो विलेय का द्रव्यमान है उसे स्मॉल w से प्रकट किया जाता है 5.85 ग्राम। ये विलयन का ये जल का आयतन है, 200 मिलीलीटर जल में घोला जा रहा है, तो आयतन को V से प्रकट करते हैं जो कि है 200 मिलीलीटर। ठीक है, अब कहता है मोलरता ज्ञात करिए। तो मोलरता के लिए हमें सोडियम क्लोराइड अर्थात विलेय का अणुभार भी पता होना चाहिए। तो M अणुभार को हम, विलेय के अणुभार को हम स्मॉल m से प्रकट करते हैं। तो स्मॉल m बराबर आगे आप लिख दीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें आपको सोडियम और क्लोरीन दोनों के परमाणु भार पता होने चाहिए। तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 58.5। ठीक है, अब आप जो है मोलरता वाला सूत्र लगा दीजिए कि कैपिटल M बराबर स्मॉल w गुणा 1000 बटा स्मॉल m गुणा v, यह सूत्र होता है। तो अब आप इसे जो मान है इन मानों को इस सूत्र में रख दीजिए। तो स्मॉल w कितना है 5.85 गुणा 1000 बटा m का मान रख दीजिए 58.5 गुणा v का मान रख दीजिए 200। ठीक भैया, अब यहां पर देखिए 2 संख्या बाद दशमलव है, इसमें 1 संख्या बाद है, 1 0 बढ़ा लीजिए, ये भी 2 संख्या बाद हो गया, ये दशमलव ये हटा दीजिए, 200 से इसको काट लीजिए। ठीक है, अब नीचे लिख लीजिए फिर से, या इधर मैं लिखे लेता हूं। तो यह हो गया 585 गुणा 5 बटा 5850। तो देखिए भैया इससे ये 10 बार में कट जाएगा, तो ये 1, ये हो गया 10। अब 5 से काट लीजिए, 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया तुम्हारा 1/2, जिसे हम 0.5 भी लिख, 2 से 1 को भाग दोगे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, मोल प्रति लीटर, ये आ गया तुम्हारा कैपिटल M, यानी विलयन की मोलरता आ गई। अच्छा, दूसरी विधि क्या है, द्वितीय विधि। मैं दोनों विधियां आपको बता देता हूं, आपको जो पसंद आए उसको अपना लीजिए बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, दूसरी विधि क्या है, आप यही मान लिख लीजिए कि W बराबर 5.85 ग्राम
ठीक है। V बराबर 200 मिलीलीटर। अब इस मिलीलीटर को आप लीटर में चेंज करिए, क्योंकि आयतन मोलरता में आयतन लीटर में होना चाहिए। तो हम इसको 1000 से भाग दे देंगे, तो 200 बटा 1000। ठीक भैया। तो इसमें 3 जीरो हैं, इधर से गिनो, 3 संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 0.2 लीटर हो गया ये। अब इसका अणुभार सोडियम क्लोराइड का निकाल लीजिए, जो विलेय है, तो वो कितना है आपका 58.5 है। ठीक है। अब इसके मोलों की संख्या निकाल लीजिए, यानी NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जिसे स्मॉल n से प्रकट किया जाता है। तो स्मॉल n बराबर क्या होता है, W बटा M, यानी भार बटा अणुभार। ठीक है। ये भार है, ये अणुभार है। ठीक है। तो ये आ गया 5.85 बटा 58.5। ठीक है। अब यहां पर देखो, 2 संख्या बाद, ये 1 संख्या बाद है, 0 1 बढ़ा लीजिए, दोनों दशमलव हट जाएंगे। ठीक भैया। काट लीजिए 1 और ये हो गया 10, तो ये आ गया तुम्हारा 1 बटा 10 मोल। इतने मोल आ गए। ठीक है। अब तुम जो है मोलरता का सूत्र लगा दीजिए, यानी M बराबर N बटा V, और V तुम्हारा लीटर में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो रख दीजिए मान, ये हो गया तुम्हारा 1 बटा N की वैल्यू क्या है 1 बटा 10, तो ये हो गया 1 बटा 10। अब V का मान नीचे रहेगा, तो ये नीचे रख दीजिए, तो गुणा हो गया 0.2। बात भैया समझ गए। तो दशमलव हटाएंगे आप, तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, 10 से 10 कट गया, तो ये आ गया तुम्हारा 1 बटा 2। तो M बराबर 1 बटा 2, या 2 से 1 को भाग दोगे तो 0.5 मोल प्रति लीटर। ये दूसरी विधि है लगाने की। समझ में आई बात भैया। तो आपको जो विधि पसंद हो उस विधि को आप अपना लीजिए। इतना आप करेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। समझ में आई बात भैया। अब बाकी का जो प्रश्न पत्र है हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, आपको हल कराएंगे। हम आपको तरीके बताएंगे कि कैसे आप प्रश्न पत्र को हल करें, कितना लिखना है। ठीक है। सब बातें हम आपको सिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो बच्चे जुड़े हुए हैं मैं उनके प्रति बड़ा ही प्रसन्न हूं। आप अपना नाम भी बताइए, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, आप ये भी कमेंट करिए। आपका बोर्ड कौन सा है, आप ये भी बताइए। समझे भैया।